फैमिली डिस्ट्रैक्शन। आज बात कर लेते हैं फैमिली डिस्ट्रैक्शंस पर। फैमिली डिस्ट्रैक्शन, घर में कई बार डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और खासकर उन बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग नहीं है, वो तो सारा दिन ही घर पर बैठते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा फैमिली डिस्ट्रैक्शन होते हैं। फिर कई बार जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं फैमिली डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो फैमिली डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, और 11th वेस्टेड। चलो 11th वेस्टेड, कई लोग अभी भी 11th वेस्टेड। दो टॉपिक्स हैं जो भी निकल कर आ रहे हैं कि 11वीं हमने वेस्ट कर दी और फैमिली डिस्ट्रैक्शंस, दोनों के लिए क्या करें। अगर आपने 11th अपनी वेस्ट कर दी, पहले इस पर बात करें 11th वेस्टेड, तो आप क्या कर सकते हैं, मेक यूज ऑफ मंजिल। मेक यूज ऑफ मंजिल। मंजिल आप यूज कर सकते हैं हमारे PWJE वाला चैनल पे, मंजिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप वहां वन शॉट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वन शॉट में वीडियो देखने से सारा काम नहीं बनता। फिर उसके बाद आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे, तब जाकर वो चैप्टर अच्छा होगा। जैसे मान लो मैंने सर्कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर्कल का वन शॉट देख लिया काम खत्म हो गया, ठीक है। आपको वहां क्वेश्चंस जो कराए गए हैं क्लास में वो सारे खुद करिए, फिर उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ वन शॉट देखकर ही सब कुछ हो जाएगा। वन शॉट देखकर सिर्फ उन्हीं का भला होता है जिन्होंने वो चैप्टर पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, उन्हें सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत हो। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने पहले 11th कुछ भी नहीं पढ़ रखा, उन्होंने पहले 11th कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो है ना, उन्होंने 11th कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो फिर क्या करा जाएगा। अगर आपने 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो आप वन शॉट वीडियोस देखिए, थ्योरी देखिए, क्वेश्चंस करिए, और फिर थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। इसके लिए समय चाहिएगा जो आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है आपकी 11th को वापस लाइन पर लाने का, क्योंकि जो हानि जिस तरह से की गई है उसकी भरपाई भी उसी तरीके से होगी। आपने कहीं ना कहीं 11th नहीं पढ़ी, समय बर्बाद किया, तो आपको अब एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ेगा। आपने तब पढ़ाई नहीं की तो अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। ध्यान रखिए, अगर आप किसी शॉर्टकट या किसी जादुई फॉर्मूला के तलाश में हैं, तो भैया ऐसा कोई फॉर्मूला या जादुई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्या कोई टीचर ऐसा हो अपना छड़ी घुमाए हवा में और तुम्हारी खोपड़ी पर छू दे और तुम्हारी 11th ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद साफ कह रहा हूं, सब सही कह रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। वो वन शॉट वीडियोस देखिए और फिर वहां से आप पूरा का पूरा करें, नहीं तो ठीक नहीं होगी 11th, नहीं तो 11th बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। दूसरा एक यह भी हो सकता है, अगर आपकी 12th ठीक ठाक चल रही है, आपको 12th अच्छे से समझ में आ रही है, आप 12th में पूरी प्रैक्टिस, अब ये ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 11th अगर आपकी बिल्कुल बर्बाद है, लेकिन आपकी 12th सही ठीक ठाक चल रही है, 12th ठीक ठाक चल रही है, 12th में आपको चीजें समझ में आ रही है, तो इसका मतलब आप बेकार में ही सोच रहे हैं आपकी 11th बर्बाद है। क्योंकि अगर आपकी 12th ठीक ठाक चल रही है तो इसका मतलब 12th में चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही है तो इसका मतलब आपकी 11th ठीक ठाक है, क्योंकि 11th एक बेस था 12th के लिए। तो 11th में चीजें आप सिर्फ भूल गए हैं, ऐसा नहीं कि बर्बाद है, आप भूल गए हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी 11th बर्बाद है, लेकिन बर्बाद होती नहीं है। तो एक तो होता मानसिक, हमें ऐसा लगता है कि बर्बाद है, लेकिन सच में होता नहीं है ऐसा। और एक दूसरा होता सच में बर्बाद होना, ठीक है ना, सच में बर्बाद होना। ठीक है, अगर आपकी 12th बहुत अच्छी चल रही है तो इसका मतलब क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन नहीं किया है ढंग से, इस कारण से आपको ऐसा लग रहा है बर्बाद हुई है। अगर 11th 12th समझ में आ रही है तो आप 12th अच्छे से पढ़ते जाओ, 11th विल बी टेकन केयर ऑफ एट द एंड, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको 12th में भी चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, आपको समझ में नहीं cos 2 थीटा, आपने cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया, है ना, तो ये चीजें तो हैं, तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। फिर 12th में आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा, फिर 12th आपको देखना पड़ेगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि 11th में अगर आप कोई चाहते हैं हाई स्कोरिंग चैप्टर, तो भैया सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज बहुत सवाल आते हैं इससे, सीक्वेंस सीरीज,
और मेनली और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इससे भी काफी सवाल आते हैं जेईई मेंस में। फिर सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, इससे काफी सवाल आते हैं। फिर ये हो गया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज चैप्टर हैं। फिर स्ट्रेट लाइन और सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ये जरूर करें, ठीक है, ये जरूर करें, ये जरूर कर लें, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, तो इतना जरूर करें। पीएनसी, हाँ ये जरूर करें, ठीक है। कॉनिक सेक्शंस, डेफिनेटली कॉनिक सेक्शंस भी ठीक है, इतना ज्यादा मतलब अच्छा है, उसकी वेटेज ज्यादा, बट इट इज अ वेरी लेंदी चैप्टर, लेंदी चैप्टर है थोड़े से, लेकिन हो जाता है ये भी। पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट आ गई है, तो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट आ गई। तो मेनली तो ये 3 चैप्टर सबसे पहले करो, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है भैया ट्रिग्नोमेट्री, उसके बिना आपकी 12th अधूरी है। 12th आपको समझ में ही नहीं आएगी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, और थोड़ा बहुत साथ में क्वाड्रेटिक भी है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाले चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, और फिर अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक भी करना पड़ेगा। बेसिक्स हैं ये क्वाड्रेटिक, आपने देखा होगा जगह जगह पर यूज होती है क्वाड्रेटिक। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास आपने ड्रॉपर बैच भी ले रखा, कई बच्चों ने अगर ले रखा है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि ड्रॉपर में सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो 11 से स्टार्ट किया जाता है, तो वहां भी आप अपने लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां से भी खटाखट हो जाएगा। लेकिन फिर भी वहां भी मान लो सीक्वेंस सीरीज है, 7 लेक्चर में हुआ, तो 7 लेक्चर देखने पड़ना बहुत मुश्किल है, तो मंजिल इज बेटर इन दैट केस, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर आप बिल्कुल करें, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपने हाईएस्ट वेटेज चैप्टर पूछे मुझसे, तो मैंने जेईई मेंस के लिए बता दिया, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले ये तो कर लो, ठीक है, हाँ ये तो कर लो, 3 चैप्टर तो कम से कम करो। फिर इसके बाद आपको अगर फैमिली में डिस्ट्रैक्शंस हैं, घर में कुछ अनबन होती है, पापा मम्मी के बीच में अनबन है, कई बार ऐसा भी होता है ना, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पापा ने डांट दिया, कई बार मम्मी ने डांट दिया, उसको लेकर हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो यार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। घर में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू सॉर्ट आउट। डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शंस ठीक हो सकती हैं। कैसे? अगर आप पढ़ेंगे, सफल होंगे, तो डेफिनेटली घर का माहौल चेंज होगा। माहौल क्यों चेंज होगा? लोग खुश भी होंगे, फिर आप तरक्की करोगे तो घर के हालात बदलेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाएंगी। तो घर में जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी। और कई बार मम्मी कहती हैं बार बार, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, और मम्मी कहती है ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो आप उन्हें बड़े अच्छे से प्यार से बता सकते हैं कि मम्मी अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूटी। और अगर छोटा सा ही काम है तो कर दो भाई, 2-4 मिनट का ही काम है। मम्मी ने कहा जाके बाहर से दही ले आओ, तो तुम गए, दही लाके दे दी और काम करने बैठ गए, ठीक है ना। अगर छोटा मोटा काम है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा समय लगेगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे जो मम्मी ने बताया, तो मम्मी को बोल दो कि भाई मैं नहीं जा सकता, मेरी पढ़ाई है और मेरा फिर बैकलॉग हो जाएगा। तो आप साफ बोल दो उनको, शायद वो भी समझेंगे। या लाइब्रेरी चले जाएं, बहुत अच्छी बात है अगर आप लाइब्रेरी चले जाते हैं तो, ठीक है। हाँ सर, लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। और आपके पेरेंट्स, ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स, यानी ज्यादातर क्या, लगभग हर पेरेंट ही कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है जब बच्चा मेहनत करता है तो माँ बाप को महसूस होता है। ऐसा नहीं होता कि उन्हें महसूस नहीं होता, अबे तुम उन्हीं के तो अंग हो, उन्हीं के तो हिस्सा हो, तो उन्हें महसूस होता है यार। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप सचरूप में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपको असुविधा क्रिएट नहीं करते, है ना। तो वो सिर्फ आपके मन में होता है ऐसा, ठीक है। अगर आप स्लो लर्नर हैं, एक बच्चा बार बार लिख रहा है हम स्लो लर्नर हैं, तो क्या करें? पहली चीज मैंने हमेशा आपको कहा है, आपने आपको कभी भी किसी से कम मत आंको, कभी भी अपने आप को ये मत सोचो हाय राम मैं तो नालायक हूं, मैं बहुत वीक हूं, मेरा भगवान ने मोटी बुद्धि दी है। इस तरह के वक्तव्य अपने बारे में कभी मत सुनो
और ना ही खुद के लिए कभी ऐसा सोचो। अगर मन में कभी ऐसा विचार आता, निकाल फेंको इस विचार को, मैं स्लो लर्नर हूं, निकाल फेंको इस विचार को। क्योंकि स्लो लर्नर तुम नहीं हो, तुम सोचते हो स्लो लर्नर हो, इसी कारण से तुम स्लो लर्नर हो। जिस दिन तुमने ये सोच लिया नहीं मेरे पास भी उतनी ही बुद्धि है जितनी बाकी के पास है, तो तुम स्लो लर्नर उस दिन नहीं रहोगे। असल में हम जो होते हैं वो अपनी सोच का नतीजा होते हैं। जैसा हम सोच लेते हैं हम वैसा ही सोच लेते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर आपको लगा कि तुम नालायक हो, अगर मुझे लग रहा है मैं नालायक हूं, तो तुम फिर नालायक होते चले जाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है मैं स्लो लर्नर हूं, तो आज एक चीज तुम 15 मिनट में कर सकते हो, तो तुम्हें लगा स्लो लर्नर हूं, तो तुम्हारा माइंड रेडी हो जाता है, हाँ यार मैं तो स्लो लर्नर हूं, तो वो जो चीज 15 मिनट में थी वो तुम आधे घंटे में निपटाओगे, वो फिर 45 मिनट में निपटाओगे, तो अपने आप तुम स्लो लर्नर हो जाओगे। तो इसलिए कभी भी अपने आप को स्लो लर्नर मत समझें। फिर दूसरा, सर माइंड सैचुरेट हो जाता है। माइंड सैचुरेट, पहली चीज तो मैं बता दूं, ये दिमाग है, कोई थैली नहीं है इसमें चीज भर रहे हो और ये पूरी बन गई, अब और नहीं जा रहा सर इसके अंदर, दिमाग नहीं चल रहा, दिमाग नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं भाई। हाँ ये जरूर हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो आप एक पावर नैप ले लीजिए, आधा घंटा सो जाइए, 45 मिनट सो जाइए, बस इससे ज्यादा मत सोइए, फिर आप जाग जाइए वापस और काम पर लग जाइए। लेकिन ये सोचना सर माइंड काम नहीं कर रहा, माइंड सैचुरेट हो रहा है, ये उन लोगों की बहाने हैं जो सच में कामचोर हैं, जो बिना काम की सफलता पाना चाहते हैं। ये उन लोगों के बहाने, इस तरह के बहाने अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए, ये अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। सर माइंड सैचुरेट हो गया है, सर माइंड गर्म हो गया है, इसमें पुर्जे लगे हैं तेरे हैं, इसके अंदर स्प्रिंग लगे हैं, इसके अंदर गियर्स लगे हैं जो आपस में फ्रिक्शन के कारण धुआं निकल जाए थोड़ी देर में। नहीं होता ऐसा, ये फालतू की बातें हैं सबकी सब, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल फेंकिए अपने, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए अपने दिमाग से बात, ठीक है। हाँ ये दिमाग से निकाल फेंकिए, थोड़ी देर सो जाइए, थोड़ी देर सो जाइए, 45 मिनट सोइए, बहुत बढ़िया हो जाएगा दिमाग, वापस ठीक आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस स्टडी नहीं हो पाती, जिनसे कंटिन्यूस स्टडी नहीं हो पाती, अपना सिटिंग टाइम धीरे धीरे करके बढ़ाइए। 30 मिनट्स तक तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, फिर थोड़ा टहलिए, पानी पीजिए, फिर 5-7 मिनट घूम घाम लीजिए, है ना। यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड कम बैक एंड सिट। लेकिन लोग क्या करते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर आधा घंटा पढ़ते हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचते, ठीक है ना। आप 10-15 मिनट का, 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। गए रसोई में चले गए मम्मी के पास, और मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी चलो चाय बना लो, थोड़ी बहुत बतिया लिए, वापस आकर बैठ गए, पढ़ाई करना शुरू कर दिया। फिर आप 1-1.5 घंटे तक पढ़ो, फिर चले गए अपनी, फिर मम्मी के पास चले गए या अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के पास, भैया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत किया बकवास, फिर वापस आकर फिर पढ़ने लग गए। यही करना चाहिए आपको। नींद बहुत आती है, यह बात तो सही है। नींद एक ऐसी चीज है जो उसी वक्त आती है जब उसको नहीं आना चाहिए, और जब आना चाहिए तब नहीं आती है। यह अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो अगर आपको नींद बहुत ज्यादा आती तो भैया इसका तो यही एक तरीका है। एक बार मतलब जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी बहुत नींद आती, तो एक बार मैं अपने आप से परेशान हो गया। मैंने कहा यार बहुत नींद आ रही है, फिर मैंने कहा कि पढ़ाई छोड़ी, साइड रख दी। मैंने कहा ले सो। तो उस दिन मैंने सैटरडे की स्कूल की छुट्टी कर ली मम्मी पापा कह के, और सैटरडे सोया, सुबह सोता रहा, 2 बजे आंख खुली, मैंने कहा नहीं अभी भी नहीं उठना, फिर सो, फिर मैं सोया, फिर शाम को 4 बजे आंख खुली, 2 घंटे बाद फिर खुल गई। फिर मैं नहीं अभी भी बहुत सोता है ना, तो ले सो, फिर सो, मर और मर, फिर सोया मैं। फिर रात को 8 बजे आंख खुली, फिर खाना खाया, मैंने कहा ले अभी भी सो। भाई दो दिन ऐसा किया, एक दिन ऐसा किया, तीसरे दिन शरीर ने खुद आज बोले गलती हो गई, अब नहीं। तो भाई थोड़ा तो सोना पड़ता है ना। हाँ तो सोना, आप 6 घंटे की स्लीप अगर आप रेगुलरली लेते हैं, 6 आवर्स ऑफ रेगुलर स्लीप लेते हैं, तो उसके अलावा ज्यादा स्लीप की जरूरत नहीं है। 6 आवर्स इज सफिशिएंट। लेकिन 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप, ये नहीं कि सोए अरे हाँ अरे काम करना है, फिर सो गए अरे हाँ काम करना है, ये नहीं। 6 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप इज मस्ट, ठीक है, ये जरूर करिएगा, ये जरूर करिएगा, ठीक है। स्लीप आवर्स 6 आवर्स से रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं करिएगा, 6 आवर्स इज अ मस्ट।
ठीक है ना, 6 आवर्स 6.5 आवर्स इज अ मस्ट। यू कैन नॉट टेक योर स्लीपिंग आवर्स बिलो 6 आवर्स, नहीं लेके जाइएगा, दिमाग एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। एफिशिएंसी इन द सेंस कि दिमाग को भी रिजुविनेट करने के लिए समय चाहिए होता है, और वो स्लीप ही होती है जो दिमाग को रिजुविनेट करती है। क्यों? अगर कभी आप पागल खाने विजिट करें, भगवान ना करे कभी करें, तो आप देखेंगे पागल खाने में जो लोग पागल होते हैं उन्हें ना तो म्यूजिक सुनाया जाता है। कई लोग कहते हैं सर हम तो जब थोड़ा थकान होती है ना म्यूजिक सुन लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, सूदिंग होता है सर। अगर ऐसा होता तो पागल खाने में सबको म्यूजिक सुनाते। कोई पागल पागल हो रहा है तो उसको म्यूजिक सुनाते, नहीं सुनाते भाई, उसको इंजेक्शन लगा के सुला देते हैं, क्योंकि स्लीप इज द बेस्ट रिजुविनेशन फॉर योर ब्रेन। तो इसलिए सोइए, 6 घंटे सोइए। 6 घंटे से ज्यादा सोना लग्जरी है आपके लिए, अगर आप 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं। ठीक है भाई, 6 हद से 7 घंटा सो लीजिए बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा तो कतई नहीं। 7 घंटे से ज्यादा अगर आप सो रहे हैं तो भैया पाप कर रहे हैं, पाप। हाँ, फिर मान ले भाई तुम सो ले, फिर तुम सो ही लो अच्छे से, क्या करोगे पढ़ाई लिखाई में, सब मोह माया है, फिर तो छोड़ दो। ठीक भाई, चलिए धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, फिर मिलते हैं। ठीक है, 75% अटेंडेंस है तो लगानी तो पड़ेगी भाई, 75% तो कर ही लियो, 75% अटेंडेंस तो कर ही लियो। ठीक, चलो, थैंक यू एवरीवन। और बाकी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं तुम्हारा, मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, वो डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहो, क्योंकि अगर उस तरह की डिस्ट्रैक्शन में तुम घुस गए, एक बार पड़ गए उन डिस्ट्रैक्शंस में, तो बेटा एक चीज मान लो, उन डिस्ट्रैक्शन में बिताया हुआ 2 महीना तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में लगभग 8 महीना पीछे ले जाएगा, और उसमें तुमने गवाया हुआ 1 साल तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में लगभग 5 से 6 साल पीछे ले जाएगा। यानी जो तुम्हें अपनी जिंदगी में 21 साल की उम्र में पाना चाहिए था भैया, वो 27-28 में जाके मिलेगा। फिर ध्यान रखना ये बात, इसलिए उस तरह के डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल ना पड़े, दूर रहें, दूर से तौबा करें। हाँ ठीक है, दोनों के लिए बता रहे हैं। ठीक है बेटा, हाँ, दोनों से दूर, दोनों दूर रहें। और ध्यान रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, और क्या कहते हैं भाई, मिसप्रिंट, ये जितने भी खतरनाक शब्द हैं सबके आगे मिस लगा होता है। समझदार को इशारा काफी है। चलिए धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं। ये कहां से लग गया भाई आज।